तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक एक ही टॉपिक पढ़ा है, कौन सा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एक बार हम फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट मेरा क्या होता है, बताइए कोई। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? देखो ऐसा रिएजेंट जो किसी भी रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, ठीक है, जिसका अमाउंट कम हो, वही क्या होता है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। और जो लिमिट कर दे किसी भी रिएक्शन को, ठीक है, कि प्रोडक्ट डिपेंड करे किसी भी रिएक्टेंट पे और वो रिएक्टेंट ही मेरा खत्म हो जाए, तो वो रिएक्टेंट क्या होगा, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 2 क्लासेस और लगेंगी हमारी, तो आज स्टार्ट करते हैं हम एक नया टॉपिक। अब देखो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो मेरे बड़े बड़े टॉपिक थे वो सारे के ऑलमोस्ट हो चुके हैं अभी। अब छोटे छोटे टर्म्स हैं, कंसेंट्रेशन टर्म्स है ना, कि अलग अलग सॉल्यूशन को हम अलग अलग टाइप से कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो आएंगी। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है परसेंटेज यील्ड। ठीक है, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होता है? देखो परसेंटेज यील्ड होता है कि आप ऐसे समझे कि एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास ए जो है वो बना रहा है क्या, ए प्लस बी कर लेता हूं, ए प्लस बी, ये बना रहा है मेरा ए बी। ठीक है, ओके, समझ लेते हैं कि सपोज इसका 1 मोल है, 1, इसका कितना है, ए 1 मोल है, और बी भी कितना मेरा 1 मोल है। अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये भी कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। ठीक है, 1 मोल बनना चाहिए। ये कैसे आया, ये हमने कैलकुलेशन किया कि ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, तो ये भी मेरा 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। ठीक है, हमने जो थ्योरी अपनी जो स्टेब्लिश की है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 मोल। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि जैसे ही मान लो ये रिएक्शन मैं एक्चुअल में परफॉर्म करूंगा, ठीक है, तो मैं इसका 1 मोल लूंगा, इसका 1 मोल लूंगा, तो कोई गारंटीड नहीं है ये 1 मोल आए ही। हो सकता है कुछ गिर जाए मेरे से, हो सकता है कोई वेपर में बन के उड़ जाएगा, ठीक है, तो ये हो सकता है इससे कम आए। तो जनरली ऐसा हम देखते भी हैं, हम जितना सोचे उतना थोड़ी आता है एक्चुअल प्रोडक्ट कभी। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, ये जो है ये क्या है, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल, ठीक है, ये मैं अपने पेन पेपर लेके सोल्व किया हूं, तो मुझे एक थ्योरेटिकल आंसर मिला है कि इतना होना चाहिए। एक्चुअल मेरा कुछ और आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्चुअल में ये थ्योरेटिकल है, और एक्चुअल में जब मैं करूंगा और इसका मतलब इसका मोल कैलकुलेट करूंगा रियल में करके, तो मैं मान लेता हूं सपोज मेरा एक्चुअल आता है सपोज 0.9 मोल। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, एक्चुअल में मान लेते हैं कि ये कितना आ रहा है, 0.9 मोल। ठीक है, एक्चुअल में, लेकिन ये तो मेरा पेन पेपर पे सोल्व किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग 1 मोल आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है मेरा 0.9 मोल। तो परसेंटेज यील्ड को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्चुअल में मेरे को कितना मिला है। ठीक है, एक्चुअल में मेरे को कितना मिला है, तो इसको क्या लिखूंगा, एक्चुअल यील्ड अपॉन 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 में मेरी क्या है, थ्योरेटिकल, जो मैं पेन पेपर लेके कैलकुलेट किया हूं। ठीक है, अपने फॉर्मूला और लगा के जो कैलकुलेट किया हूं वो मेरी आएगी नीचे, वो क्या है मेरी थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। परसेंटेज में चेंज करना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें। परसेंटेज यील्ड क्या होता है, एक्चुअल यील्ड, ठीक है, जितनी आनी चाहिए थी, अपॉन में क्या होगा, थ्योरेटिकल यील्ड। इसी को हम सोल्व करते हैं आगे। सपोज इसी का हम आगे सॉल्यूशन निकालते हैं, तो क्या आएगी बताओ इसकी परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होगी इसकी, एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल मुझे कितना मिल रहा है, 0.9 अपॉन थ्योरेटिकल कितना है इसका 1 इंटू 100, कितना बनाइए 90% बना गया।
90% परसेंटेज यील्ड। ठीक है, ये फिर इसको रखने दो। तो कितना बना मेरा प्रोडक्ट? 90% मेरा प्रोडक्ट बना है। ये बात समझ में आई? कैसे सोल्व हो रहा है 90% कैसे है कि एक्चुअल में मेरा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो उतना नहीं बन के मेरा 90% ही प्रोडक्ट बन रहा है, बाकी मेरा वेस्टेज हो जा रहा है। कहीं भी किसी भी केस में मान सकते हो, मान लो गिरता है, वेपराइज होता है, या समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। कितना आपने सुना भी होगा कि हम बहुत जगह देखते हैं कि मेरा कोई भी रिएक्शन है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर कोई भी क्रॉप है मेरी, तो बोलते हैं आज हम इस बार उसकी यील्ड ज्यादा है, इस बार उसकी यील्ड कम है। ठीक है, तो उसका मतलब इसी से होता है। यील्ड मतलब कि कितना होना चाहिए था डिवाइडेड बाय कितना हुआ है। ठीक है, कर सकते हैं परसेंटेज यील्ड। चलो, ये छोटा सा टॉपिक है। अब पढ़ते हैं हम कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये नोट करिए। चलो, अब पढ़ते हैं हम कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कि मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन रहेगा उसको मैं अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। अलग अलग तरीके से कैसे? मान लो उसको मैं मास में डिफाइन करूं, उसको मैं वॉल्यूम में डिफाइन करूं। ठीक है, इस तरीके से मैं उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, कैसे करूंगा अभी करके देखते हैं। चलो करें स्टार्ट करते हैं। कंसेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मेरी क्या क्या होती है? सबसे पहला बात करता हूँ मैं मास परसेंटेज की। देखो भाई, आपने बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन ये आपको फ्रीक्वेंटली यूज होगा इस चीज में, मतलब मोल कॉन्सेप्ट में आपके जो मास परसेंट है वो बार बार यूज होगा, इसीलिए इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस डाला जा रहा है। क्या है मेरा मास? मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है? देखो, मास परसेंट वही है, आपने पहले भी तो निकालना है परसेंटेज मास कैसे निकालते हैं कि जिसका वेट निकालना, जिसका मास परसेंट मेरे को रिक्वायर्ड है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, तो इसको मैं डिफाइन करूंगा कैसे? सीधा फॉर्मूला लिखें, सीधा फॉर्मूला लिखते हैं मास परसेंट का। मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का मुझे मास निकाला उसका मास डिवाइडेड बाय मेरा टोटल मास। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखें, क्या मेरी मास परसेंटेज टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा किसी भी सॉल्यूशन का तो क्या मेरा मास परसेंट चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही नहीं है ना। टेम्परेचर कितना भी हो, मास उसका फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो ये नोट करके लिख लो कि मास परसेंट इज इंडिपेंडेंट, फ्रॉम किससे? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट टर्म है मेरी मास परसेंट के। मैं टेम्परेचर कितना भी चेंज करूं मेरा मास परसेंट चेंज नहीं होगा। कर सकते हैं? ठीक है, देखो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, इस पे क्वेश्चन लिखो। इधर लिख दूं क्या? चलो इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं। क्वेश्चन है, क्या है? अ सॉल्यूशन is prepared by adding
5 ग्राम ऑफ 5 ग्राम ऑफ ए substance 5 ग्राम ऑफ a substance X to 18 ग्राम ऑफ water. Calculate the mass percent. Calculate the mass percent of the solute. ठीक है, चलो देखो इजी है। क्या गिवन है मेरे को? A solution is prepared. एक सॉल्यूशन बनाया जाता है कैसे? By adding 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मैं 5 ग्राम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सब्सटेंस क्या है मेरा? X to 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम मेरे पास वाटर है। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का मास परसेंट निकालें। करिए इसको सॉल्व। हो गया, चलो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे होगा देखो, एक टर्म तो आपको पता होगी ना, पता होगी शायद, पहले से ही मैंने बता भी रखा है, बता देता हूँ एक बार फिर से। ये सॉल्यूशन है मेरा, कोई पानी है सपोज, इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ क्या? कुछ भी ऐड करता हूँ, सपोज एक्स ही ऐड कर रहा हूँ, या फिर चलो यहाँ पे एक्स है तो एक्स ही मान लेते हैं, एक्स ऐड कर रहा हूँ। तो मेरा एक्स क्या होगा? एक्स क्या होगा? कैपिटल एक्स था ना, कैपिटल एक्स लिखते हैं। कैपिटल एक्स क्या होगा? सोल्यूट, ठीक है। और ये क्या है मेरा? वाटर है। वाटर क्या होगा? वाटर क्या होगा? सॉल्यूशन या सॉल्वेंट? वाटर होगा मेरा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है। और फाइनल मिक्सचर क्या होगा मेरा? मतलब x प्लस वाटर, ये क्या होगा? सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। ये टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो करते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। देखो मास परसेंट क्या होता है, पहले गिवन देख लें कि x कितना है मेरे पास। x है मेरे पास 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो कितना x मेरा? 5 ग्राम, ठीक है। और क्या मेरे पास? 18 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर कितना है? वाटर कितना है? 18 ग्राम, ठीक है। तो करो सॉल्व। मास परसेंट क्या होगा? मास परसेंट क्या है? मास ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का मास कितना है? 5 ग्राम। तो क्या लिखूंगा? 5 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना होगा? 18 प्लस 5 कितना होगा? 18 प्लस 5 इंटू 100, यही बनेगा क्या? इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 21.74%। कितना आएगा? 21.74%। कर सकते हैं आंसर। मास परसेंट समझ गए? जिसका मास परसेंट मुझे निकालना है उसको ऊपर रखना है, नीचे टोटल मास रखना है, ठीक है। टोटल मास जिसमें वो मिक्स्ड है। ओके, एक और कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा? डिटरमाइन द परसेंटेज determine the percentage composition मुझे पता करना है बाई मास दिया होना जरूरी है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना मुझे कौन सा कंपोजिशन करना है, ठीक है। तो गिवन है मेरे पास कौन सा? बाई मास यही है मेरा मास परसेंटेज को मैं बोलता हूँ बाई मास, ठीक है। बाई मास ऑफ 100 ग्राम सॉल्ट सॉल्यूशन
which contain 20 gram salt, which contain 20 gram salt, यही है। ओके, डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ 100 gram salt solution which contain 20 gram salt। इजी है, करो। कर लिया, चलो सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, मुझे मास परसेंट निकालना है, इतना तो समझ में आता है, ये चीज पड़ती है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, ठीक है। तो मास परसेंट क्या होगा मेरा, देखो अब हर बार लिखने की जरूरत है नहीं, सब्सटेंस कितना यूज हो रहा है मेरे पास, कंटेनिंग 20 ग्राम सॉल्ट है, तो ऊपर लिख दूंगा 20, मास परसेंट ऑफ सॉल्ट लिख लेता हूँ, मास परसेंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है 20 ग्राम है। और मेरा फाइनल सॉल्यूशन का वेट मुझे दे रखा है, इस बार इन दोनों को ऐड नहीं करूंगा, ये चीज ध्यान रखें, इस बार इन दोनों को ऐड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ही तो मेरा सॉल्ट है, अलग से थोड़ी डाला हूं। पहले क्या बोल रहा था कि 5 ग्राम में लिया हूं और उसको 18 ग्राम पानी के अंदर मिक्स किया हूं, इसका मतलब ये था। लेकिन इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि मेरे पास 100 ग्राम सोल्ट सॉल्यूशन है, पहले से गिवन है, मेरे पास एक डिब्बा है, उसके अंदर 100 ग्राम सोल्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट है, और 100 ग्राम के अंदर 20 ग्राम मेरा सोल्ट है, ठीक है। तो क्या बनेगा, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, कितना बना 20%। नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं अगला। ये मेरा पहला कंसंट्रेशन टर्म था मास परसेंट, सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है मेरा मोल फ्रैक्शन। इसको ध्यान से पढ़ें, मोल फ्रैक्शन बार बार यूज होएगा, मोल कॉन्सेप्ट में नहीं, आगे भी यूज होगा, ठीक है। सेकंड मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इसको मैं किससे डिनोट करता हूं, कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स, ठीक है। देखो नाम से ही थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग रहा होगा मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए। देखो मोल फ्रैक्शन होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक एलिमेंट के मोल, जिसका मोल परसेंट मुझे फाइंड करना है, उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, उस सॉल्यूशन में जितने मोल प्रेजेंट है, ठीक है। यही क्या होता है मेरा मोल परसेंट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि मोल फ्रैक्शन, या दूसरे पेन से लिखते हैं, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इज ए रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट या कंपाउंड, स्पेसिफिक कंपाउंड, स्पेसिफिक कंपाउंड मोल्स टू द टोटल मोल, टू द टोटल मोल, ठीक है। कि किसी भी कंपाउंड के मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। सपोज मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर बड़ा अच्छा है हमारा,
ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है ए बी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। मान लेते हैं दो चीज इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर ए भी लिख दो, चलो ए भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे आप। इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट है ए और बी, ठीक है। तो मोल परसेंट ऑफ ए क्या होगा, मोल परसेंट ऑफ ए, इसको डिनोट करने का तरीका है, मैं लिखता हूं, सॉरी मोल परसेंट नहीं, मोल फ्रैक्शन, क्या बोल रहा हूं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको डिनोट करता हूं एक्स ए से, ठीक है, एक्स ओके सब्स्टिट्यूट में ए, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, देखो डेफिनेशन में क्या है, मोल फ्रैक्शन इज ए रेशियो, मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड, स्पेसिफिक कंपाउंड इस बार मैं ए एज्यूम कर रहा हूं, मेरा स्पेसिफिक कंपाउंड क्या है, ए है, ठीक है, स्पेसिफिक कंपाउंड मोल्स, स्पेसिफिक कंपाउंड मोल्स टू द टोटल मोल, स्पेसिफिक कंपाउंड के मोल क्या है, एज्यूम कर लेता हूं, इसके मोल होंगे Na मान लेता हूं अपॉन टोटल मोल, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट है, तो इन दोनों के मोल को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल मोल आएंगे, ठीक है, तो ऐड कर देता हूं, क्या है, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, यही क्या होगा मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये क्या होगा, एक्स बी का मुझे मोल परसेंट निकालना है, इक्वल टू मोल ऑफ, ऊपर किसके मोल आएंगे, फिर से देखो मेरा डेफिनेशन क्या है, मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड, इस बार स्पेसिफिक कंपाउंड क्या है मेरा बी, इसके मोल टू द टोटल मोल, तो इसके मोल क्या होंगे मेरे एन ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, तो वही होंगे मेरे Na प्लस Nb। ये समझ में आ रही है बात, कैसे लिखा हूं। एक चीज और याद रखें कि जितनी भी मेरी एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी मेरे टोटल एलिमेंट है, उन सब की मोल फ्रैक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं तो उनका सम मेरे पास हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो इसमें मेरे कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, ए और बी, दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मोल फ्रैक्शन इन दोनों की क्या होगी, एक्स ए और एक्स बी, ठीक है। तो मैं ऐड करता हूं क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1, हमेशा 1 ही आएगा, आप चाहे से एक्स ए और एक्स बी को ऐड कर लें, ठीक है, करना चाहेंगे, चलो कर लेते हैं एक बार। देखो एक्स ए की जगह एक्स ए रखूं मैं, क्या आएगा, Na बाई Na प्लस Nb, और एक्स बी की जगह Nb बाई Na प्लस Nb, यही बनेगा, यहाँ से Na बाई Nb नीचे वाला कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा मेरा, ठीक है, तो वही तो बन गया Na प्लस Nb अपॉन, मतलब बाहर आ जाएगा क्या, 1 बाई Na प्लस Nb, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना जाएगा, 1। बस ये प्रूफ के लिए है, आप इसको चाहे तो हटा भी दें। याद रखें कि जितने भी मेरी मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, उनका सम हमेशा कितना आता है, 1 ही आता है। अगर मान लो इसके अंदर 3 एलिमेंट होते तो क्या होता, 3 एलिमेंट होते तो क्या होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या बनती है, इसके अंदर 3 एलिमेंट होते तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी, क्योंकि 3 एलिमेंट प्रेजेंट होते, अगर होते तब की बात बता रहा हूं। सेकंड केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा मेरा, मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए, मोल ऑफ बी, मोल ऑफ सी, ओके, और इनका सम क्या होगा हमेशा 1, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, ऐसे कितने भी मेरे पास हो एलिमेंट तो उनका मैं मोल फ्रैक्शन इजीली फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर, क्वेश्चन कर लेंगे, चलो तो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर।
सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखो, a solution is prepared by adding 360 कितना 360 ग्राम of glucose to 864 ग्राम of water. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन मुझे पता करना है, तो करिए। इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 180। सॉल्व कर, देखो क्या गिवन है मेरे क्वेश्चन में। A solution is prepared by adding 360 ग्राम of glucose to 864 ग्राम of water. Calculate the mole fraction of glucose. करिए सॉल्व। हुआ? चलो करें सॉल्व, करते हैं। सॉल्यूशन देखो क्या करना है मुझे। A solution is prepared by adding 360 ग्राम of glucose to 864 ग्राम of water. ठीक है, इतना ठीक है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन मुझे पता करना है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? ये है, इसको पूरे को आप अंडरलाइन कर दें, पूरा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन किसी भी एलिमेंट का क्या होगा? मोल ऑफ उसी एलिमेंट अपॉन टोटल मेरे मोल। ठीक है, तो मुझे तो इसमें वेट के टर्म्स में दी हुई इंफॉर्मेशन, तो पहले मैं मोल फाइंड कर लूं। ठीक है, तो मोल करता हूं। मेरे पास दो एलिमेंट है, ग्लूकोज है, एक वाटर है। तो मैं पहले पता करता हूं मोल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के कितने मोल आएंगे मेरे पास? ठीक है, तो एन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोल। ग्लूकोज का वेट कितना गिवन है? 360। 360 डिवाइडेड बाई क्या होता है? वेट अपॉन क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना गिवन है मुझे? 360। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? मोलर मास। ठीक है, कितना? 180। तो कितना है आंसर? 2 मोल। ये क्या है? एन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के मोल आ गया मेरे पास। चलो अब किसका मोल निकालूं? वाटर का। तो वाटर का निकालते हैं। वाटर का मोल मेरे पास आएगा, कितना आएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है इसका? कितना गिवन है मुझे? 864 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का? 18। तो ये आंसर आएगा आपका 48 मोल। कर लेना सॉल्व, 48 ही आएगा। ओके, इतना हो गया। चलो, और मुझसे पूछा क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो मोल फ्रैक्शन का साइन लगाऊंगा, तो किसका निकालना मुझे? ग्लूकोज का निकालना मोल फ्रैक्शन। इक्वल टू क्या होगा? मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल मतलब मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर। ठीक है,
तो रखो वैल्यूज इसके अंदर। मोल ऑफ ग्लूकोज का वैल्यू कितना है? 2 है मेरे पास, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस मोल ऑफ वाटर कितना है? 48। ये कितना आया? 2/50, यही आएगा क्या? तो कितना आएगा? पॉइंट लगाऊंगा, एक जीरो, एक और जीरो, एक और जीरो, तो कितना आएगा? 0.04 सॉरी, कितना है? 0.04। पर एक चीज और ध्यान रखें, क्या कभी मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट हो सकता है क्या? क्या कभी मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट हो सकता है क्या? थोड़ा सा सोचो, देखो पता कर लेते हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे पता कर लेते हैं। ऊपर मोल है, नीचे मोल है, इधर भी मोल है, मतलब मोल अपॉन मोल प्लस मोल, तो क्या बनेगा? ये मोल ही रहेगा। मैं खाली इसका साइन लिख रहा हूं, मोल ही रहेगा, और नीचे ये मोल जुड़ेगा तो भी मोल ही रहेगा। 2 मोल 3 मोल, 2 मोल प्लस 3 मोल, 2 मोल प्लस 3 मोल, कितना होगा? 5 मोल ही होगा। 5 मोल स्क्वायर तो नहीं बनेगा ना, तो क्या बनेगा? नीचे भी मोल ही बनेगा, ठीक है। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? मतलब ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये ऐड भी कर सकते हो आप इधर कि क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन, इधर लिखो, नीचे लिखो मोल फ्रैक्शन does not have any यूनिट, ठीक है। इसके पास कोई यूनिट नहीं होती। ये मोल फ्रैक्शन आ गया ग्लूकोज का। यहीं पे अगर मान लो मेरे से पूछ ले कि मोल फ्रैक्शन वाटर का भी बताओ, तो कैसे निकालूंगा मैं? एक्स ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालूंगा? मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ ग्लूकोज, ऐसे निकालूंगा क्या? मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर, नीचे टोटल मोल। ये कितना आएगा? क्या मुझे इसको सोल्व करने का जरूरत है? क्या मुझे इसको सोल्व करने की जरूरत है? मैं बना सोल्व कर इसका आंसर लिख सकता हूँ 0.9696। कैसे लिखा मैंने ये? मैंने ये लिखा इस तरीके से कि x ऑफ ग्लूकोज प्लस x ऑफ वाटर इक्वल टू 1 होना चाहिए। 2 एलिमेंट है और दोनों का सम मेरा 1 होना चाहिए यहां से, ठीक है। तो ग्लूकोज का मेरे पास था, कितना था? 0.04 प्लस x ऑफ वाटर, यही तो मुझे पता करना है। मोल ऑफ वाटर 1 आना चाहिए, तो x ऑफ वाटर कितना आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 माइनस 0.04 इक्वल टू 0.96। कर लेंगे कैसे? कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं। अगला कंसंट्रेशन टर्म लिखो, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? अगला कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी, हेडिंग डालिए। मोलैरिटी सिंबल इसका क्या है? कैपिटल M, ठीक है। मोलैरिटी को समझते हैं। मोलैरिटी क्या है? देखो, मोलैरिटी है कि नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही मेरी क्या होती है, मोलैरिटी। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास 1 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसका मोलैरिटी कितना होगा, 1 मोल। ठीक है, कि मेरे कितने मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, मैं जिस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ उसी के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, टोटल मोल तो हो सकता है कितने भी हो। मान लेते हैं कि NaCl का 1 मोल है और H2SO4 का भी 1 मोल है। ठीक है, लेकिन मुझे तो खाली NaCl के टर्म्स में बात करना कि मुझे NaCl की मोलैरिटी पता करनी है। तो क्या मेरा NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? अगर प्रेजेंट है ओके, तो उसका मोलैरिटी कितना होगा, 1। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि मोलैरिटी इज, क्या लिखूं, मोलैरिटी इज number of mole या number of mole, ठीक है, present in किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मेरे कितने मोल प्रेजेंट है, उसी को मैं क्या बोलूंगा, मेरी मोलैरिटी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला देखते हैं। मोलैरिटी M, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इसको लिखते हैं हम कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर का हमेशा ध्यान रखें, कभी ml बना लें। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, कि मेरे सोल्यूट के कितने मोल हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मेरा फॉर्मूला किसका बन गया, मोलैरिटी का। चलो आगे बात करते हैं, इसी की कुछ टेक्निक्स हैं सोल्व करने की, वो हम देखते हैं। सपोज मेरे पास, मान लेते हैं कि ये एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर मान लेते हैं मेरा, और इसका वॉल्यूम कितना, 1 लीटर है। इसके अंदर मान लेता हूँ 5 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट है, मान लेता हूँ कितना प्रेजेंट है, 5 मोल ऑफ NaCl। तो इसका मोलैरिटी कितना हुआ, 5 मोलर। तो इसकी यूनिट बताएं, यूनिट तो बताएं इसकी, तो यूनिट क्या होगी इसकी, मोलर। इसको मोलर भी बोल सकते हैं, कैपिटल M भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको मैं बोल सकता हूँ मोल पर लीटर भी बोल सकता हूँ, मोल पर लीटर। ठीक है, ओके, चलो तो इस पे बात कर रहे थे। हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, जिसके अंदर 5 मोल ऑफ NaCl है, तो इसका मोलैरिटी कितना है, 5 मोल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें ऐड करता हूँ, ऐड वाटर, कितना भी मान सकते हैं, मान लेता हूँ मैं 1 लीटर ऐड किया। एग्जाम्पल के लिए है, कितना भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मैं एज्यूम कर लेता हूँ मैं कितना किया, उसमें 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, मेरे पास कंटेनर है, ओके, उसके अंदर वही सॉल्यूशन है, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो गया इसका, 2 लीटर हो गया, पहले 1 लीटर था, इसमें 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया टोटल, 2 लीटर हो गया। चलो एक चीज बताओ मुझे, क्या इसमें 5 मोल ऑफ NaCl था, बिल्कुल इसमें 5 मोल ऑफ NaCl था।
तो इस सॉल्यूशन में कितना NaCl होगा, सोचो। इस सॉल्यूशन में अगर 5 मोल ऑफ NaCl था मेरा, तो इसमें कितना होगा, इसमें भी 5 मोल ऑफ NaCl ही होगा। भाई जितना वेट मेरा नमक का है वो तो उतना ही रहेगा ना, पानी डालूं चाहे नहीं डालूं उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो इसके अंदर भी क्या होगा मेरा 5 मोल ऑफ NaCl। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर मैं पानी डालता हूं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तो मोल ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो इस कंडीशन में पहले देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मोलरिटी का क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितने 5 अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1, तो कितना है 5 मोलर। यहां पे करता हूं क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना है 5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस बार कितनी हो गई है 2 लीटर, बोलो 2 लीटर हुई है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो मोलरिटी कितनी आएगी मेरी 2.5 आएगी क्या, 2.5 मोलर। पहले मोलरिटी कितनी थी 5 मोलर, अब मोलरिटी कितनी हो गई मेरी 2.5 मोलर। मतलब मैंने जैसे ही इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, डबल, मतलब पहले 1 लीटर था बाद में 2 लीटर कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो मोलरिटी मेरी हाफ हो गई। ठीक है, इसको मैं डिफाइन करूंगा, तो कैसे करूंगा देखो, नंबर ऑफ मोल तो फिक्स है, देखो ऐसे आप बार बार ना करो, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम बना देते हैं, कैसे बनेगा देखो, इसमें मोल कितने हैं n है, मतलब इसमें कितने हैं मेरे 5 मोल है, और इसमें भी कितने हैं मेरे 5 मोल है। मोल पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो n इनिशियल इक्वल टू n फाइनल। ठीक है, ओके। तो एक चीज बताओ, मैं इसको और इसको थोड़ा रिलेट करने वाला हूं, देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? तो मैं मोल को क्या लिखूंगा mv, ये m1 v1 कर देता हूं, इसको n1 या i रह देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, m1 v1 ये लिख सकता हूं इसको। पहले किसकी बात कर रहा हूं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ये क्या होगा नंबर ऑफ मोल तो मेरा फिक्स है, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल में क्या होगा m2 v2, कि ये मेरा इनिशियल था, ये मेरा फाइनल है, ये मेरा इनिशियल था, ये मेरा फाइनल है। चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, पहले मोलरिटी कितनी थी 5 इंटू वॉल्यूम कितना था 1, उसके बाद में मोलरिटी कितनी होगी 2.5 इंटू वॉल्यूम कितनी होगी 2, तो इधर भी कितना बना 5 और इधर भी कितना बना 5। तो ये ट्रिक मेरी काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है, तो इसी को मैंने इधर भी क्रॉस चेक भी कर दिया आपके लिए। ठीक है, चलो एक और इसमें छोटा सा ट्रिक है, फिर मोलरिटी खत्म हो जाएगी। देखो मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर है, एक और कंटेनर है, ठीक है, इसकी मोलरिटी कितनी है, पहले वाले की m1 है, ठीक है, इसकी कितनी है m2 है, इसका वॉल्यूम v1 है, इसका वॉल्यूम v2 है। मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं, ठीक है, मिक्स करूंगा तो मेरे पास फाइनल कंटेनर में क्या बचेगा, सॉल्यूशन बचेगा, और क्या बचेगा, सॉल्यूशन ही बचेगा ना, ठीक है। उसका वॉल्यूम कितना बचेगा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका v1 प्लस v2, क्योंकि वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा ना दोनों आपस में, मोलरिटी ऐड नहीं होगी। ठीक है, मोलरिटी कैसे होगी, तो उसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखो वही फॉर्मूला अप्लाई करके बताऊं क्या, इसमें जितने मोल थे इन दोनों का सम इसके बराबर होगा मोल का। मान लो इसमें 1 किलो नमक था, इसमें भी 1 किलो नमक था, तो इसमें कितना होगा 2 किलो नमक होगा, ऑब्वियस सी बात है।
ठीक है। तो इधर इसका मोल भी लिख देता हूँ N1 है, इसके मोल कितने N2 है, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट में होगा कि देखो इसका तो लिखूं M1 V1 प्लस, ऐसे लिखना है, फर्स्ट के मोल सेकंड के मोल इक्वल टू N3। इसको मैं लिख देता हूं, इसमें वॉल्यूम हो गया और N3 मोल भी लिख देता हूं, इसके मोल कितने N3, ठीक है। तो फर्स्ट के मोल सेकंड के मोल इक्वल टू थर्ड के मोल, इसको क्या लिखूंगा M1 V1, यहां से इस फॉर्मूले से M1 V1 प्लस इसको क्या लिखूंगा M2 V2, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा M3 इंटू क्या V3 आएगा, V3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V1 प्लस V2, क्योंकि वॉल्यूम तो मुझे पता है हमेशा ऐड ही होगी ना, 1 लीटर अगर 1 लीटर में मिलेगा तो 2 लीटर ही तो बनेगा, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि M1 V1 M2 V2 इक्वल टू M3 V1 प्लस V2। M3 क्या है, इसकी मोलरिटी, M3 क्या है, इसकी मोलरिटी, और इसी कॉन्सेप्ट में तो क्या बोलता हूँ डाइल्यूशन, या फिर यहीं से स्टार्ट करूंगा डाइल्यूशन, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। डाइल्यूशन, ठीक है, और ये क्या है मेरी मिक्सिंग, समझ में आई बात। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन को क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूट कर रहा हूँ पानी मिला के, तो उनमें क्या कर रहा हूँ मैं मिक्स कर रहा हूँ दो चीजों को, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, ठीक है। एक चीज ध्यान रखें, इसमें हमेशा सेम टाइप के सॉल्यूशन ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसमें शुगर है और इसमें सॉल्ट है, तो वो फिर काम नहीं करेगा, फिर वहां पे तो गड़बड़ हो जाएगा सारा काम, ठीक है। एक चीज और बताएं मुझे, क्या मेरी मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है, क्या मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है, टेम्परेचर चेंज करने पे क्या मोलरिटी चेंज आएगी, थोड़ा सा सोच के बताओ, क्या टेम्परेचर चेंज करने पे मोलरिटी में कुछ फर्क आएगा या नहीं आएगा, सोचे और आंसर दें। बिल्कुल टेम्परेचर चेंज करने पे मोलरिटी में फर्क आएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, यहां लिख दूं क्या, मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, कैसे आएगा उसको समझते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलरिटी चेंज कैसे होगी, देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, यहां से भी सीधा लिख दिया, ओके। एक चीज बताओ मुझे कि इसको मैं मोलरिटी मोल, देखो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू, या फिर कैसे बताएं इसको, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, ये होगा ना। तो वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख दूं, यहाँ मास अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी को ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो मतलब मेरी मोलरिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, डेंसिटी के प्रोपोर्शनल, अगर डेंसिटी चेंज होगी तो मेरा मास भी चेंज होगा, और हमको पता है जब भी हम किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी हमेशा कम होती है, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि किसी भी चीज का हम मास बढ़ाते हैं तो हमेशा उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। आपने आई थिंक वाटर वाला कर्व भी देखा होगा, अगर पहले आपने पढ़ा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी वाटर की डेंसिटी सबसे कम होती है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है ना, ये यहाँ पे क्या आएगा टेम्परेचर, ये कितना 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये किसका डेंसिटी, ये रो लिख दो इसको सीधा, डेंसिटी वर्सेज टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मेरी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, ऐसे होता है क्या, मतलब मैं सीधा सा बोलना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर
चेंज करने पे डेंसिटी चेंज होती है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी, और डेंसिटी चेंज होगी तो मेरी मोलरिटी चेंज होगी, ठीक है। ओके, तो यही है आज के लिए मोलरिटी था। अगला तो हम पढ़ नहीं पाएंगे अभी, वीडियो लंबा होने की वजह से। अगला हमारे चैप्टर का अगला टॉपिक है हमारा मोलरिटी। मोलरिटी भी कुछ मोलरिटी की जैसा ही है, ठीक है। तो ये चीज इसमें ध्यान रखने वाली है मोलरिटी में क्या, कि जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मोलरिटी चेंज होगी, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड ऑन डेंसिटी। डेंसिटी बढ़ेगी तो मोलरिटी बढ़ेगी, डेंसिटी घटेगी तो मोलरिटी भी घटेगी। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।